हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट की एक फुल फ्लेजेड वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो पे जाकर देखोगे, मैंने स्टडी मटेरियल के लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। केवल आंसर नहीं दिखा दिया कि ये उधर जा रहा है उधर जा रहा है, सॉल्व करवाया है। एक एक कंसेप्ट के लॉजिक को, रीजन को डिस्कस करा है मैंने वहां पर डिटेल में कि ये उधर क्यों जाता है, ये ऐसे क्यों होता है, इसका ये ट्रीटमेंट क्यों होता है, पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। देखिए 4 घंटे की वीडियो है, अगर आप 4 घंटे भी नहीं निकाल सकते इतने बड़े चैप्टर के लिए तो मैं क्या कहूँ। केवल 4 घंटे में आप लोग सारे कंसेप्ट को उसमें लॉजिक के साथ समझ पाओगे और प्रैक्टिस कर पाओगे एक एक क्वेश्चन की। बट अगर आपको आता है तो आइए कंसेप्ट को जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की AS3 के हिसाब से जो डेफिनेशन है, इसके लिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd है, ठीक है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आउट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसको अगर हम डिटेल में समझे, सबसे पहले क्या बात करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो किस चीज का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। तो इस चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कैश इंक्लूडेड नहीं है, कैश के साथ क्या इंक्लूडेड है, कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश क्या होता है, कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। कैश इक्विवेलेंट किसको बोला जाता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जो कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। मतलब जब आपने एक्वायर किया उसको, ये बैलेंस शीट की डेट पर नहीं बैठ के देखेंगे 3 महीने पुराना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन से AS3 में इसके। जब आपने इसको परचेज करा तब से वो कितने महीने की है, तब से वो 3 महीने की ही होनी चाहिए, तब वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आएगी, अदरवाइज नहीं। हम ये बैलेंस शीट डेट से नहीं देखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देखा जाता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कभी भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है, वो हाईली लिक्विड नहीं होता। तो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सारे किस में आ जाएंगे, कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। 3 महीने तक की इन्वेस्टमेंट्स हमारी, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ में आया, उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। अब उसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर फर्म में बढ़ रहे हैं तो वो इनफ्लो कहलाएगा, अगर कम हो रहे हैं तो वो आउटफ्लो कहलाएगा। लेकिन अगर जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही हो रही है तो वो नो फ्लो कहलाएगा। एग्जांपल, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, बैंक बैलेंस बढ़ गया लेकिन कैश कम हो गया, तो ये नो फ्लो है। समझ में आई बात। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कलेक्टिवली देखा जाएगा, वो बढ़ने चाहिए। एक कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, दूसरा कैश इक्विवेलेंट बढ़ रहा है, तो वो कोई फ्लो नहीं है। समझ में आई बात। परचेज ऑफ ट्रेजरी बिल कौन सा फ्लो है, नो फ्लो है ये, ठीक है, क्योंकि ट्रेजरी बिल बढ़ गया लेकिन कैश कम हो गया, ठीक है। नो फ्लो के और एग्जांपल, डेप्रिसिएशन चार्ज करना, मैंने यहां पर देखिए छोटा सा बॉक्स बना रखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, गुड्स ऑन क्रेडिट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये नो फ्लो में आएंगे। आई बात समझ में। अब आगे क्या कहती है डेफिनेशन, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आउट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी, पैसे की। तो पैसा जो हम अरेंज करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। पैसे को अरेंज करना, उसको रीपे करना और उससे होने वाली कॉस्ट, पैसा अरेंज करना, उसे रीपे करना और उससे होने वाली कॉस्ट, उससे होने वाली कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सब क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस पेड लोन के, ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो अरेंजिंग ऑफ फंड्स, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ दीज फंड्स एंड कॉस्ट रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब फाइनेंस कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड वगैरह। आ गई बात समझ में, ये हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। हमने पैसा अरेंज कर लिया बिजनेस चलाने के लिए। अब आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे हो सकता है शॉप खरीदो, मशीन खरीदो, बिल्डिंग ले ली, मशीन ले ली, ये सारे फर्नीचर लिया, ये सारी चीजें आपने एक्वायर करी, ये होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना, ठीक है, उससे पैसा निकालना, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करना, और उससे होने वाली इनकम, उससे होने वाली इनकम मतलब इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड, वो सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। आ गई बात समझ में।
ठीक है, तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आपने ये सब खरीद लिया, अब आप अपना रोजमर्रा का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो जो रोजमर्रा का बिजनेस है वो सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से पैसे आना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, गुड्स परचेज करना कैश में, गुड्स सेल करना कैश में, एम्प्लॉय की सैलरी देना, रेंट पे करना, ठीक है, ये सारी चीजें जो चलती रहेंगी, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलती रहेगी। दो तीन बातें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे रेंट, रेंट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन रेंट पेड क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो रेंट पे कर रहे हो। ऐसे इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखना। तो ये एक्टिविटीज हो गई, लेकिन एक्टिविटीज में भी आपको ये कि कैश का फ्लो होना चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको मालूम है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो भी तो होना चाहिए, तभी मानेंगे ना। टीडीएस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिए टीडीएस का ट्रीटमेंट, अगर टीडीएस आपने डिडक्ट किया है, मतलब जो कंपनी बना रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसी ने जो टीडीएस डिडक्ट करा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो आप इग्नोर कर सकते हो। क्यों इग्नोर कर सकते हो, जैसे आप यहां पर एक एग्जाम्पल देखो, पहले कॉलम में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 50,000 रुपए था, आपने इंटरेस्ट दिया डिबेंचर्स पर, टीडीएस काटा 10%। आपने खर्चों में कितना लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पूरा 50,000, उसका कुछ हिस्सा आप सरकार को दे के आए होंगे, कुछ हिस्सा डिबेंचर होल्डर्स को दे के आए होंगे, ऐसे ही करा होगा आपने। तो अल्टीमेटली आपको 50,000 रुपए ही लिखना होता है। तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना पेड माइनस करोगे, 50,000 रुपए। तो आपने 50 कर तो दिया, 45 और 5 दोनों मिलाकर। इसलिए कहते हैं कि टीडीएस जो आपने डिडक्ट किया है उसे तो आप इग्नोर कर दो। लेकिन टीडीएस डिडक्टेड बाय अदर्स, जो बाकी लोग टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, मतलब हम पर टीडीएस डिडक्ट करके हमारी कोई इनकम थी, सामने वाले ने टीडीएस काटकर हमें पैसे दिया। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला 50,000 का, उस पर उसने टीडीएस काट करके दिया 10%। इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है, आपने तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए लिख दिया होगा P&L से देख के, अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस कर दिया होगा इंटरेस्ट रिसीव 50,000 रुपए, जबकि एक्चुअल में 50,000 रिसीव ही नहीं हुआ। रिसीव कितना हुआ है, 45,000, 5,000 कम हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, उसको डिडक्ट करेंगे, 5,000 रुपए को डिडक्ट एज ग्रॉस इनकम इज एडेड। तो इसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा अपनी इनकम में। समझ में आई बात, कहाँ डिडक्ट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है इनकम कौन सी है। अगर कमीशन रिसीव होती तो आप ऑपरेटिंग में लिखते, वहां डिडक्ट करो। अगर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वहां डिडक्ट करो। बट डिडक्ट का लॉजिक आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड, जिससे हम लोग, ठीक है, कैश का फ्लो निकाल सकते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। देखिए डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल सा मेथड है, कहते हैं पैसा आ रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस कर दो, पैसा जा रहा है माइनस कर दो। आपको बस ये पता होना चाहिए कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये आपको यहां पर फॉर्मेट नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग, सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचकर जो कैश मिला। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, भाई या तो आपने कैश सेल की होगी या क्रेडिट सेल। कैश सेल तो आ गई, बट क्रेडिट सेल नहीं आएगी क्योंकि क्रेडिट सेल में इनफ्लो नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन वो बाद में तो पैसा देगा, तब लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ऐसी कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। पेमेंट, पेमेंट में भी यही, अगर आपने कैश में परचेजेस करी तो माइनस कर दो, आपने क्रेडिट में परचेज करिए तो अभी माइनस मत करो, पैसा नहीं गया, लेकिन बाद में जब आप पेमेंट टू क्रेडिटर्स कर रहे हो तो माइनस कर दोगे। और बाकी जो भी खर्चे आप कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, जो भी खर्चे हो रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सब माइनस कर दो। लास्ट में इनकम टैक्स भी माइनस कर दो, ये आ गया। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब जैसे आपको कोई नुकसान हो गया या कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ऑपरेटिंग वाला होना चाहिए वो, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग नहीं है, देखिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीन है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसका ये देखना पड़ेगा। जैसे अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने मशीन पर आपको क्लेम दिया है, तो ये कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। समझ में आई बात। लेकिन गुड्स का कोई आपको क्लेम मिल रहा है तो वो किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, लेजर का, एक ना आपको
डेटर का लेजर बनाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि आपको कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स निकालना पड़ सकता है। आपको पता है डेटर एक असेट है तो टू बैलेंस बीडी आएगा। साल के एंड में, और नीचे लिख देता हूँ मैं, साल के एंड में क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, जो क्रेडिट सेल करी, डेटर डेबिट टू सेल्स, ऑब्वियसली क्रेडिट सेल्स ही आएगी यहाँ पर। अब अगर डेटर ने पैसा दे दिया तो बाय कैश, हमने अगर डिस्काउंट अलाउ करा तो बाय डिस्काउंट अलाउड, अगर वो रिटर्न कर गया तो बाय सेल्स रिटर्न, बैड डेट हो गए तो बाय बैड डेट्स, अगर उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया तो बाय बिल रिसीवेबल। ये सब आता है इसमें। आई बात समझ में? तो ऐसे कर करके हो सकता है आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो, ये निकालनी हो, तो इस तरीके से कर दोगे। आपको पता है एक्सपेंस का लेजर कैसे बनता है? एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। आप चाहो तो ऐसे ही प्लस माइनस कर कर भी दिखा सकते हो, अदरवाइज बना भी सकते हो। एक्सपेंस अगर प्रीपेड एक्सपेंस है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये देखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस है, असेट है, तो टू बैलेंस बीडी, कई बार दोनों गिवन होते हैं, प्रीपेड भी और आउटस्टैंडिंग भी, तो बाय बैलेंस सीडी। ये क्या है? प्रीपेड इन बिगिनिंग और ये प्रीपेड एट एंड, ये लिख दोगे। बाय बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला है। टू बैलेंस सीडी ये आउटस्टैंडिंग एंड वाला है। अब एक्सपेंसेस को आप P&L में लेकर जाओगे तो P&L डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो यहां पर बाय P&L आया होगा, कितना एक्सपेंस में, एक्सपेंस P&L में आप लेके गए। एक्सपेंस टू कैश, ये एक्सपेंसेस की पेमेंट करी आपने कितनी, वो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपसे पूछ सकता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दे। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो आपको एक्सपेंस कितना पे करा उससे मतलब है ना, तो वो निकालने के लिए आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन और यही ना हो तो ये निकालना पड़ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने वीडियो में बहुत सारे करवाए, मैंने लिंक दे दूंगा इसमें, आप प्लीज अगर आप पे टाइम है तो उनको करो जाके, ठीक है? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो पूरा लॉजिक के साथ सब कुछ समझा रखा है मैंने। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है? तो ये एक्सपेंस का लेजर इनकम का उल्टा बनेगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है, अक्रूड इनकम, वो असेट है, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी है, तो वो बाय में आ जाएगा, लायबिलिटी में, ठीक है ना? तो इनकम का लेजर, एक्सपेंस का लेजर, डेटर, क्रेडिटर, ये लेजर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर निकालने में काम आ सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं, देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है क्लास में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन, इसी में ही सारे डेटर, क्रेडिटर, एक्सपेंसेस का लेजर बन रहा है और इससे ये फिगर निकल के आ रही है। इनडायरेक्ट मेथड पर चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड तो सबको क्लास 12th में भी करा होता है, इसलिए सबको सिंपल लगता ही है। आइए एक एक स्टेप, 6 स्टेप्स हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के। सबसे पहले स्टेप में आप रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होते हो, आप P&L को रिवर्स कर कर देख रहे होते हो, ठीक है? पूरा लॉजिक तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है एक एक, तब आप उससे आप समझ सकते हो, उससे आप कभी भूलोगे नहीं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐसा क्यों होता है। पहला स्टेप क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। कैसे निकलेगा? डिफरेंस इन SPL, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है? डिफरेंस इन SPL, एड ट्रांसफर टू रिजर्व्स, एड डिविडेंड, वो डिविडेंड इंटरिम भी हो सकता है या नॉर्मल डिविडेंड भी हो सकता है, जो भी डिविडेंड पे किया वो ऐड कर देंगे। एड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कह रहा हूं, मतलब कितना आपने मेड करा, कितना प्रोविजन बनाया, वो ऐड कर दोगे, क्योंकि जितना बनाया वही P&L में जाएगा, ठीक है? वो सब ऐड करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई बात समझ में? पहला स्टेप, ठीक है? डिफरेंस इन SPL, एड ट्रांसफर टू रिजर्व, एड डिविडेंड, एड प्रोविजन फॉर टैक्स कर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ गया। दूसरा, एड नॉन कैश आइटम्स चार्ज टू SPL सच एज, जो भी नॉन कैश आइटम्स आप P&L में लेके गए हो उसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो नॉन कैश है, आउटफ्लो हो नहीं रहा उसमें। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है? ये तो आते ही आते हैं, लॉस ऑन सेल, डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। तो दूसरे स्टेप में क्या किया आपने? नॉन कैश आइटम्स को ऐड कर दिया। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को ऐड करोगे। कौन सी फाइनेंसिंग? आंख बंद करके सारी फाइनेंसिंग थोड़ी ना ऐड कर दोगे, इश्यू ऑफ शेयर्स भी फाइनेंसिंग है, तो क्या उसको भी ऐड कर दे? नहीं। चार्ज टू SPL, जो आप P&L में लिखते हो, जो आप P&L में लेके जाते हो, P&L में क्या लेके जाते हो? इंटरेस्ट पेड, तो वो ऐड करोगे। ऐसे तो P&L में डिविडेंड भी आया होगा,
तो डिविडेंड भी ऐड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में कर दिया। पहले स्टेप में डिविडेंड तो ऐड कर दिया ना, वापस थोड़ी करोगे। तो सच एज इंटरेस्ट पेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, तो उस पर अगर कुछ प्रीमियम है तो वो ऐड बैक करोगे। थर्ड स्टेप समझ में आया। फोर्थ स्टेप में आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप P&L में ऐड करी थी उसको डिडक्ट करोगे। अब आप डिडक्ट कर रहे हो क्योंकि आपने इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये सारे प्लस किए हुए थे, तो अब इसमें क्या कर दोगे? माइनस। तो डिडक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टेकन टू P&L सच एज इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये आप डिडक्ट करोगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट स्टेप वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। एक बहुत ध्यान देने वाली बात क्या होती है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी वो वाले लेने हैं जो ऑपरेटिंग हो। जो ऑपरेटिंग करंट असेट और ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी नहीं है उनको कंसीडर नहीं करना। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है तो ये भी करंट लाइबिलिटी, क्या वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में लेंगे? बिल्कुल, भूल के भी मत लेना, भूल के भी मत लेना। ऐसी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी अक्रू है, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, अक्रूड भी बोल सकते हो। ये क्या है तो ये करंट असेट, बट ये इन्वेस्टिंग वाली है, इसको मत लेना। आई बात समझ में? तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑपरेटिंग करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी ओनली। ऐड क्या करोगे? डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लेस करोगे इसका उल्टा। डिक्रीज इन करंट असेट आप ऐसे याद रख सकते हो, भाई डेटर अगर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, पहले डेटर 1 लाख थे, साल के एंड में 70,000 है, डेटर कम होने का मतलब क्या है? उन्होंने पैसा दे दिया, तो इसलिए आप एड बैक कर रहे हो। ठीक है, लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक तो बहुत डिटेल में जाकर समझाना पड़ता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है, लेकिन अभी मैं आपको वैसे याद करने के लिए कह रहा हूं। एड डिक्रीज इन करंट असेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करोगे इसका उल्टा। आई बात समझ में? लास्ट स्टेप क्या होता है? डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने एक्चुअल टैक्स कितना पे करा वो इसमें से आप आखिरी में माइनस कर दोगे। डिडक्ट एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए 6 स्टेप्स में हमारा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो निकालना है वो 6 स्टेप्स में आ जाएगा। पहले स्टेप में आपको पीबीटी निकालना है, सिंपल सी बात। दूसरे में आपको नॉन कैश आइटम ऐड करनी है। तीसरे में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड करनी है। चौथे में आपको इन्वेस्टिंग माइनस करनी है। पांचवें में आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। छठे में आपको एक्चुअल टैक्स पे कितना करा वो माइनस करना है। ठीक है, आपने पहले स्टेप में प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा था ना, मेड, लेकिन एक्चुअल टैक्स कितना पे किया वो छठे स्टेप में माइनस कर रहे हो। केवल ये 6 स्टेप्स हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है, कर सकते हो आप। इनडायरेक्ट मेथड लगाते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स के 3 ही केस हैं, वैसे तो लगभग 2 ही केस हैं, तीसरा भी यहां पर लिख दिया मैंने। अगर आपको ये केसेस आ गए तो आप प्रोविजन फॉर टैक्स में कभी गलती नहीं करोगे। पहला क्या है? अगर केवल बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ मिले, आपको केवल बैलेंस शीट में लिखा हुआ मिले प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या करेंगे हम? इसका मतलब करंट ईयर का तो मेड है कि इस बार इतना बनाया आपने प्रोविजन, तो इसको तो पहले स्टेप पे ऐड करोगे। और जो आपको करस्पॉन्डिंग फिगर मतलब पिछले साल की फिगर मिले वो आप क्या समझोगे कि इस बार इतना पेमेंट करिए, वो आप माइनस करोगे छठे स्टेप में। ठीक है, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का माइनस। सिर्फ ये समझ में आ गई बात। दूसरा केस ये हो सकता है आपको बैलेंस शीट में भी गिवन हो और एडजस्टमेंट में भी गिवन हो। जब ऐसा हो तो अकाउंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट बनाओ और निकाल लो जो चीज मिसिंग हो। जैसे एग्जांपल यहां पर देखो, टैक्स पे करा ड्यूरिंग द ईयर 190 और साल के शुरू में 170, साल के एंड में 2 लाख। लेजर बनाया, प्रोविजन कितने का बना? 2,20,000 का ये निकल कर आ गया। ठीक है, 170 और 2 लाख लिखा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होंगे। टू बैंक कितनी पेमेंट करी? 190 की, बाय एसपीएल 2,20,000 पे निकल के आ गया। बस अब आप क्या करोगे? अब आपको वो चीज मिल गई, पेड कितना है? 190, छठे स्टेप में माइनस होता है। प्रोविजन मेड कितना है? 2,20,000 रुपए, पहले स्टेप में ऐड होता है। 220 ऐड करोगे और छठे स्टेप में 190 माइनस करोगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तीसरे केस में कहते हैं केवल एडजस्टमेंट में हो, ऐसा लगभग वैसे होता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो वही बैलेंस को ऐड कर दो पहले स्टेप में, वही माइनस कर दो आखिरी स्टेप में। उतना ही स्टेप 1 में ऐड, उतना ही स्टेप 1 में, स्टेप 6 में माइनस। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स में कभी गलती नहीं होगी। अब नॉन करंट एसेट्स में कई बार प्लांट मशीन वगैरह जो आते हैं उसमें आपको ना मिसिंग फिगर निकालनी होती है, तो मैंने 1-2 एग्जाम्पल यहां पर लेकर समझा रखा है। पहला केस वो है जब असेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है,
डेप्रीसिएशन के लिए ये लोग एक अलग लेजर नहीं बनाते। अलग लेजर क्या होता है? अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, उसका एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। आपको कैसे पता चलेगा बनाया है या नहीं बनाया है? नहीं, वो तो जब आप असेट देखोगे बैलेंस शीट में तो लेस करके लिखा होगा ना अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। नहीं लिखा तो मतलब एक ही लेजर चलता है इनके यहाँ, और लेस करके दिखा रखा मतलब दो लेजर चलते हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे प्लांट मिसिंग फिगर जैसे अगर क्रेडिट में मिसिंग फिगर है कोई, तो आप पहले ये देखो कि उन्होंने क्या ले लिया। अगर डेप्रीसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर रखा है तो इसका मतलब मिसिंग फिगर क्या है? सेल है। सेल ऑलरेडी दे रखा है तो बैलेंसिंग फिगर क्या है? डेप्रीसिएशन है। और पहले तो आप डेप्रीसिएशन ही मानो ना क्रेडिट बैलेंस में, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। हर साल सेल हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर साल डेप्रीसिएशन तो लगेगा। हमने तो AS 10 में पढ़ा डेप्रीसिएशन इज कंपलसरी। ऐसा तो है नहीं डेप्रीसिएशन लगाना रह गया हो। लैंड पे नहीं लगता वो एक अलग बात है, बाकी तो असेट्स पे लगेगा ही ना। ठीक है। और जो डेबिट में डिफरेंस आता है तो वो तो जनरली परचेज ही है, टू बैंक अकाउंट करके परचेज आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल बी में मैंने सेल भी दिखाई हुई है कोई मशीन की, कि मशीन अगर बिक रही है तो आपको कॉस्ट दे रखी होती है, आज तक का उसका डेप्रीसिएशन दे रखा होता है, वो माइनस करके आज की वैल्यू मतलब बुक वैल्यू से कंपेयर करो सेल प्राइस को, प्रॉफिट या लॉस निकालो और वो फिर पुट कर दोगे आप। ठीक है। और फिर आपको पता ही है स्टेप्स बताए वो वहां पर चला जाएगा। डेप्रीसिएशन अगर सेपरेटली चार्ज हो रहा है, सेपरेटली चार्ज है तो लेस, फिर तो दो अकाउंट बनेंगे, असेट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो फिर असेट में डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा, अलग से चार्ज होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में। ठीक है। जैसे यहां पर मैंने कर दिखा रखा है आपको। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आप केस 2 देख सकते हो, डेप्रीसिएशन इज चार्ज सेपरेटली। साल के शुरू में 20,000 का फर्नीचर था, 6,000 का डेप्रीसिएशन था। साल के एंड में 28,000 का फर्नीचर है और 9,000 उस पर आज तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। कहता है फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000, जिस पर आज तक डेप्रीसिएशन 2,000 है, उसको बेच दिया इन्होंने 5,000 में। ये लेजर बनाए, पहले फिगर्स लिखी 20,000, 28, 6 और 9, ये तो फिगर्स गिवन थी। अब जिसकी कॉस्ट थी 4, आज तक उस पर डेप्रीसिएशन था 2,000 रुपए। ठीक है। जब भी कोई मशीन बिकती है ऐसे केस में तो हम एक अलग लेजर बनाते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट, और उसमें लेके जाते हैं। जो असेट बिक रही है उसकी कॉस्ट कहाँ रिकॉर्डेड है? फर्नीचर अकाउंट में। यहां से कॉस्ट हटाकर ले जाओ डिस्पोजल अकाउंट में, कॉस्ट हटा दो, ये हटा दी बाय फर्नीचर डिस्पोजल 4,000, यहां ले गए टू फर्नीचर, कहां से आया? फर्नीचर से 4,000 चल के। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में आज तक का डेप्रीसिएशन इकट्ठा हुआ उसका 2,000 रुपए का, वो ले गए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 2,000। 4 पर 2,000 का डेप्रीसिएशन लगाया तो 2,000 बिका कितने में? 5,000 में, तो बाय बैंक 5,000, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, टू SPL लिख दिया। समझ में आई बात? कहता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि केवल ऑपरेटिंग होनी चाहिए, तो बता ही दिया आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंसीडर नहीं करते। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आप बना ही रहे हो, आप बाकी सारी चीजों को कंसीडर करोगे। कैश का ही तो फ्लो निकाल रहे हैं हम, ये कैश अकाउंट को ही हम इधर उधर करके लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक तरीके से, कि कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, कौन सा ऑपरेटिंग है, इधर उधर लेकर जाते हैं। तो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस थोड़ी ना कंसीडर करेंगे हम उसमें, तो उसको नहीं कंसीडर करना। कहते हैं ऐसे करंट एसेट और ऐसी करंट लायबिलिटी जिसका ट्रीटमेंट आपने कहीं और कर दिया हो, वो भी मत कंसीडर करना। जैसे आप करंट लायबिलिटी में देखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, आप कहोगे तो करंट लायबिलिटी है, करें क्या ट्रीटमेंट? नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेस आपने ऑलरेडी कहीं और ट्रीट कर दिया, स्टेप 1 और स्टेप 6 में, इसलिए उसको नहीं कंसीडर करोगे। ठीक है। अगर डिविडेंड पेबल गिवन है, अनपेड डिविडेंड या डिविडेंड पेबल कई बार गिवन होता है लायबिलिटी साइड पे, इसका मतलब क्या है? पिछली बार का कोई डिविडेंड, जैसे डिविडेंड के चेक्स भिजवाए थे और पेमेंट नहीं हो पाई किसी डिवेंचर होल्डर को, ठीक है, किसी को भी हमने, ये सॉरी डिवेंचर होल्डर नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, डिवेंचर पे तो इंटरेस्ट आता है, तो उनको डिविडेंड देना रह गया था, और अगर आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब हम उसकी पेमेंट कर दी है। कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट में गिवन है, एक ही जगह जाएगा, कहां पर? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो आपको पहले ही मैंने बता दी थी कि कैसे कैश फ्लो निकलता है। इन्वेस्टिंग में सारे नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की परचेज है, माइनस में दिखा दो, सेल है, प्लस में दिखा दो, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, सब प्लस करके दिखा दो। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर्स, लोन टेकन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट टेकन, सब में पैसा अरेंज हो रहा है, प्लस करके दिखा दो।
इनकी रीपेमेंट हो रही है, माइनस करके दिखा दो। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पेड, ये सब माइनस करके दिखा दो। ठीक है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है स्पेसिफिक कि सर ये वाली चीज और बता दो, तो मैं डिस्कस कर लूंगा। आइए अब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन से कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहले हम उठाते हैं सितंबर 2024, अभी लेटेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है उसको। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024. Total sales for the year were rupees 380 lakh, out of which cash sales amounted to 262 lakh. Receipt from credit customers, अभी जस्ट रीड कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्रेडिट कस्टमर टोटल रुपीज 134 lakh. Total purchases for the year amounted to 220 lakh, out of which 80% were credit purchases. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का ये है, क्लोजिंग बैलेंस 92 lakh है। Suppliers of other consumables and services were paid 19 lakh in cash. Employees of the enterprise were paid 20 lakh in cash. Fully paid preference shares of the face value 32 lakh were redeemed. Issued equity shares of the face value 20 lakh at a premium of 20%. Debentures of rupees 20 lakh at a premium of 10% were redeemed by issuing equity shares in lieu of their claims. 26 lakh were paid by way of income tax. A new machine costing rupees 20 lakh was purchased in a part exchange of an old machine. The book value of the old machine was rupees 13 lakh, but the vendor agreed to take over the old machine at a higher value of rupees 15 lakh. The balance due to vendor was paid in cash. अभी डिटेल में समझेंगे। Dividend rupees 15 lakh, including dividend distribution tax of rupees 2.7 lakh was paid on 30th March. Debenture interest 3 lakh was paid. During the year, rupees 8 lakh rent was received from property held as investment. 0.50 lakh interest was earned on the advance payments to supplier of goods. Cash and cash equivalent 1st April को थे 2 लाख रुपए के। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपने थोड़ी बहुत जो चीजें पढ़ी, अभी एक बर्ड्स व्यू लिया हमने क्वेश्चन का, इससे आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है? डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मेथड की जो डिटेल्स आपको गिवन ही नहीं है कि डेप्रिसिएशन चार्ज वगैरह ये सारी चीजें गिवन हो ना, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ गिवन। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहले फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग, फिर समझना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। पर्टिकुलर्स, अमाउंट ब्रैकेट में लिख देना रुपीज इन लैख, रुपीज इन लैख है ना ये, अमाउंट रुपीज इन लैख। ठीक है, आइए सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हो रहा है उसको लिखना शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले टोटल सेल्स इतनी है, आउट ऑफ विच कैश सेल्स है 262 लाख। हमें तो कैश सेल्स ही देखनी होती है। कैश सेल्स है रुपीज 262 लाख। रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 134 लाख। ठीक है, तो रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स 134 लाख। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा कितना मिला 134 लाख का। चलिए टोटल परचेजेस अमाउंटेड टू इतना, परचेजेस तो माइनस होगा, एक काम करें कुछ और प्लस का हो तो वो लिख लें, ठीक है। या एक काम कर सकते हो आप, एक आध लाइन छोड़ दो, ठीक है, लेस, साथ साथ चलते चलो। फिर परचेजेस अमाउंटेड टू 220 लाख, आउट ऑफ विच 80% वर क्रेडिट परचेजेस। तो 80% क्रेडिट है, इसका मतलब 20% कैश परचेजेस है, तो लेस कैश परचेजेस। कैश परचेजेस कितनी है, तो 220 का 20% ये आ गया 44 हम इसमें माइनस कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स 84 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का इतना है,
तो आपको इसका मतलब जैसे डेटर में दे दिया था ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, यहाँ पर कैश पेड टू क्रेडिटर्स डायरेक्टली नहीं गिवन, आपको निकालना है। तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आप चाहो तो लेजर बनाओ, वरना दिमाग में लेजर बनाओ। क्रेडिटर क्लोजिंग, ये आपका एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, बाय बैलेंस बीडी, और जब आप पेमेंट करोगे तो टू बैंक में आएगा, है ना, बाय बैलेंस बीडी बाय परचेजेस, तो परचेजेस ऐड होगी ओपनिंग में और क्लोजिंग बैलेंस माइनस होगा, आपके पास कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स निकल कर आ जाएगी। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 84 लाख, 84 लाख प्लस आपने क्रेडिट में परचेजेस कितनी करी, ये था 220 में से 176 करी, 80% था ना, माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 92 लाख के, 92 लाख माइनस कर दीजिए, 84 प्लस 176 माइनस 92, यह आ गया 168 लाख की आपने पेमेंट करी क्रेडिटर्स को। क्लियर हुआ? उसके बाद सप्लायर ऑफ अदर कंज्यूमेबल एंड सर्विसेज, ठीक है, उनको 19 लाख की पेमेंट करी आपने, ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर ऑफ कंज्यूमेबल्स, कितना था, 19 लाख, 19 लाख माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय ऑफ द एंटरप्राइज वर पेड 20 लाख इन कैश, उनको सैलरी वगैरह कितनी थी, 20 लाख रुपए की, तो पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है, उसकी पेमेंट कितनी हुई, 20 लाख की। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इशू शेयर्स, ये भी फाइनेंसिंग है। डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंसिंग है। 26 लाख इनकम टैक्स पे करा, अभी देखते हैं, इसको लिखेंगे ना लास्ट में। मशीन परचेज करी, डिविडेंड पे करा, डिबेंचर इंटरेस्ट, रेंट मिला, इन्वेस्टिंग है, हाँ ये सेकेंड लास्ट। 0.50 लाख इंटरेस्ट वॉज अर्न ऑन एडवांस पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स। ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, ये कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करी हुई है। एडवांस पेमेंट दी थी सप्लायर ऑफ गुड्स से, उससे इंटरेस्ट आया है। ये तो हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, तो ये क्या होगा, ये फाइनेंस इन्वेस्टिंग नहीं होगी। इसका हमें इंटरेस्ट अर्न्ड फ्रॉम एडवांस टू सप्लायर, ये ऑपरेटिंग में आ जाएगा, कितना, 0.50, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं कितना है, फिर लेस कर देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन था ना 26 लाख, 26 लाख माइनस कर देंगे, पहले निकालिए, उससे पहले कितना है, 262 प्लस 134 प्लस 0.50 माइनस 44 माइनस 168 माइनस 19 माइनस 20, तो ये आ गया 145.50। इसमें आप क्या करोगे, 26 माइनस कर दोगे तो 119.50, 119.50 कैश फ्लो फ्रॉम, किससे आ रहा है ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला कैश है। क्लियर होगा? नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते हैं। चेक करिए फिर क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको गिवन है। स्टार्टिंग से देखिए, ये हो गया था सब परचेजेस, ये फाइनेंसिंग है। आइए इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹20 लाख वॉज परचेज इन अ पार्ट एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन। द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन वॉज 13 लाख। हमने बुक्स में उसकी वैल्यू 13 लाख लिख रखी थी, बट द वेंडर एग्री टू टेक ओवर द ओल्ड मशीन एट अ हायर वैल्यू ऑफ 15 लाख। बट हमने उसको मना लिया कि भाई ये 15 लाख में लो, आप ले लिया उसने। बैलेंस हमने पेमेंट कर दी कैश में, हमने 20 वाली खरीदी, 15 लाख की तो असेट पकड़ाया है, तो 5 लाख रुपए की पेमेंट की होगी। हमें तो कैश का फ्लो ही देखना है, ठीक है। परचेज ऑफ मशीन, हमें तो यही देखना पैसा कितना गया, 5 लाख गया तो 5 लाख माइनस कर दिया। डिविडेंड की पेमेंट हमें मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर, हाँ ये रहा, 8 लाख रेंट रिसीव हो रहा है हमारे को,
तो रेंट रिसीव्ड 8 लाख का, ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो रेंट रिसीव्ड। ठीक है, 3 लाख का आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग से कैश निकाल कर देखते हैं। चलिए, कहाँ था, ये वाला पॉइंट था। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स 32 लाख के इशू करें आपने, तो इशू नहीं, रिडीम करें, वर रिडीम्ड, रिडीम करें 32 लाख के, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 32 लाख रुपए गए, तो 32 लाख माइनस कर दिया, हो गया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखिए जब आप इन दोनों को साथ में पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। फिर कहते हैं डिबेंचर आपने रिडीम करे बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो ये डाउट आता है कहीं ये जो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऊपर करें ये वही डिबेंचर वाले तो नहीं है, नीचे जो दिए उनको बदले में। ऐसा है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैच नहीं कर रहा फिगर। यहां पर 20 लाख को 10% पर रिडीम करा, मतलब 22 लाख रुपए में रिडीम करे, लेकिन यहां पर जब इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर रहे हो तो 20 लाख पर 20% प्रीमियम है। ठीक है, तो 20 लाख प्लस, या तो नेसेसरी कहता तब भी एक डाउट आता, लेकिन ये 20 लाख प्लस 20% है, तो ये कितना हो गया, 20% ऑफ इसका 24 लाख, तो 24 लाख के इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं। अच्छा, जो डिबेंचर रिडीम करे पैसा जा रहा है उसके बदले में, नहीं, उसके बदले में तो उनको शेयर्स पकड़ा दिए, ये तो नॉन कैश हो गया, फ्लो ही नहीं हुआ कैश का। हाँ, 24 लाख के जो इक्विटी शेयर्स हैं उसमें पैसे आ रहे हैं, 24 लाख इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिगर मैच करती तो फिर इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते थे कि ये तो डिबेंचर होल्डर्स को ही पकड़ाए हैं, नहीं कोई और इक्विटी शेयर्स पब्लिक वाले नहीं है। डिविडेंड पे करा 15 लाख, वैसे अब तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता नहीं है, 2.7 लाख उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, पेमेंट तो है ही, और वैसे भी ये टैक्स किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो उसी में ही माइनस होना भी था। तो डिविडेंड पे करा आपने 15 लाख, डिविडेंड पेड 15 लाख, तो क्या कर देंगे माइनस। डिबेंचर इंटरेस्ट आपने 3 लाख का पेमेंट करा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और तो कुछ नहीं है ना, नहीं, तो 32 प्लस 15 प्लस 3 माइनस 24, 26 लाख माइनस में आ रही है। ये क्या हो गया, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब भी माइनस में हो तो यूज्ड इन लिखते हैं। निकाल लीजिए नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ए प्लस बी प्लस सी, 119.50 प्लस 3 माइनस 26, ये आ रहा है 96.50, 96.50 आ रहा है। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितने हैं, 2 लाख के हैं, बस 2 लाख के हैं, तो ये 98.50 लाख आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर हुआ, ये भी सितंबर 24 के पेपर में आया था। आइए एक और क्वेश्चन कर देखते हैं, ये मई 2023 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल कर पाएंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। देखिए इसमें हमसे कह रहा है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज केवल, मतलब केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। हम एक काम करेंगे, ऑपरेटिंग नहीं पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे कि और प्रैक्टिस हो पाए। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ फ्लोरा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023 आर एज बिलो। एक चीज आप लोग जरूर देखा करो, देखिए यहां पर जैसे करंट ईयर गिवन है, यहां पर प्रीवियस ईयर। स्टडी मटेरियल में भी ऐसे कई क्वेश्चन है जिसमें पहले प्रीवियस ईयर गिवन है, बाद में करंट ईयर गिवन है। इस चीज का ध्यान रखा करो, क्योंकि
हम लोगों को आदत क्या है, पहले करंट और फिर बाद में प्रीवियस ईयर देखने की, तो कहीं इस चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत मत कर देना पेपर में, ठीक है, या फिर बाद में आधा क्वेश्चन करने के बाद ध्यान आए फिगर्स तो उल्टी दे रखी है, ठीक है। एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है, जस्ट एक व्यू ले लेते हैं। ऑन 1 April 2022 वन ऑफ द व्हीकल्स वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। नो न्यू परचेजेस वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर, कोई नई परचेजेस उन्होंने नहीं करी है। अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1,25,000 जिसकी कॉस्ट थी ₹1,00,000 एंड द बैलेंस लैंड वॉज रीवैल्यूड, बाकी जो लैंड था उसको रीवैल्यू कर दिया। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड, जो बचा हुआ लैंड उन्होंने रीवैल्यू करा, उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। नो न्यू परचेजेस वर मेड ड्यूरिंग द ईयर, अभी डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर पर 5,000, व्हीकल पर 2,200। इंटरिम डिविडेंड 5,000 का पे करा ड्यूरिंग द ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर 22-23, कितने का प्रोविजन बनाया था 22-23 में, 16,000 का प्रोविजन बनाया था, टैक्स पे नहीं किया था। 8% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार आफ्टर हाफ ईयर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन 30 सितंबर, आधे साल का इंटरेस्ट दिया, उसके बाद डिबेंचर्स को इमीडिएटली रिडीम कर दिया। पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का कुछ हिस्सा बेचा है हमने 8,000 के प्रॉफिट पर। इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द ईयर ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी, 6,500। आइए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वर्किंग नोट या तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हो या वर्किंग नोट बिल्कुल एंड में हो, बीच बीच में वर्किंग नोट मत बनाना कि एक एक्टिविटी करी फिर वर्किंग नोट, फिर दूसरी एक्टिविटी, मार्क्स कट जाएंगे उसके, प्रेजेंटेबल नहीं है वो। आइए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, ये रुपीज में ही है तो ब्रैकेट में रुपीज लिख दो, रुपीज इन लाख वगैरह तो कुछ है नहीं। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहला स्टेप क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है आपको। आइए शुरू करते हैं। पीबीटी निकालने के क्या स्टेप्स होते हैं, डिफरेंस इन एसपीएल, सबसे पहले डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल देखिए आप, पी एंड एल अकाउंट, क्लोजिंग है 93,000, ओपनिंग है 52,000, तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके लिए हमने क्या बनाया है, वर्किंग नोट 1। तो वर्किंग नोट 1 में चलकर यहाँ पर वर्किंग नोट्स लिखते हैं, यहाँ पर चलकर हम बनाते हैं। सबसे पहला हम पीबीटी निकाल रहे हैं, डिफरेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है, 93,000 है और 52,000 है, ठीक है, 41,000 का डिफरेंस इन एसपीएल। ऐड क्या करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, रिजर्व्स में कितना पैसा ट्रांसफर करा, देखिए जनरल रिजर्व पहले 60,000 था फिर 90,000 हो गया, ऐसे तो कैपिटल रिजर्व भी 0 से 75,000 हो गया, नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब पीएनएल से जो ट्रांसफर करा हो रिजर्व में, ये पीएनएल से नहीं ट्रांसफर करा, ये तो लैंड रिवैल्यू करी थी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ वो आया यहां पर, दिस इज नॉट ट्रांसफर टू रिजर्व्स। तो रिजर्व में ट्रांसफर कितना करा, 30,000 रुपए, ठीक है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स 30,000, ठीक है। एड डिविडेंड, इन्होंने डिविडेंड दिया है ड्यूरिंग द ईयर कुछ, हाँ, इंटरिम डिविडेंड दिया है 5,000 रुपए का, ठीक है, तो एड इंटरिम डिविडेंड कितना, 5,000 का, ये ऐड कर दिया। और एड प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन कितना बनाया, देखिए वैसे तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लाइबिलिटी साइड में भी दे रखा है इन्होंने, प्रोविजन फॉर टैक्स साल के शुरू में 11, साल के एंड में 23। मैंने अभी आपको बताया था कि गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट बोथ, तो अकाउंट बनता है, यहाँ पे इसमें भी दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन कितना बनाया इन्होंने, 16,000 रुपये। आइए लेजर बनाते हैं इसका पहले, ठीक है, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं।
बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD। कितना कितना है? साल के शुरू में 11, फिर 18, 11,000, 18,000। वो कहता है इस बार हमने जो प्रोविजन बनाया है वो 16 बनाया है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 16,000 गया होगा। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने पेमेंट कितनी करी, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। ठीक है, यहां पर आ रहा है 27,000, तो यहां पर भी 27 आना चाहिए, मतलब ये 9,000 हो गया। तो पिछली बार अगर आप इसको लॉजिक समझो, पिछली बार 11 का प्रोविजन बनाया था बट पेमेंट 9 की हुई क्योंकि बाद में रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, इस बार 18 का लग रहा है तो फिर प्रोविजन कम बनाएंगे, प्रोविजन 16 ही बनाएंगे क्योंकि पिछले साल 2,000 का प्रोविजन ज़्यादा बन गया था। ये तो लॉजिक की बात हुई। लेकिन जब भी आप कोई लेजर बनाते हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, पेमेंट करी ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा, ये जो प्रोविजन बनाया ये ऑपरेटिंग के पहले स्टेप में ऐड होगा। तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स कितने का, 16,000 रुपये का। आई बात समझ में? तो हम 41,000 प्लस 35,000 प्लस 16,000, ये आ गया 92,000। 92,000 का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल कर आ गया। एड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। स्टेप 2 में नॉन कैश, स्टेप 3 में था फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब नॉन ऑपरेटिंग। तो स्टेप 2 और स्टेप 3 एक साथ लिख के जाते हैं। नॉन कैश में पहला क्या है, डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। डेप्रीसिएशन आपको फर्नीचर फिक्सचर पर इतना गिवन है, व्हीकल पर इतना। हम साथ साथ लेजर भी बनाते चलते हैं क्योंकि वो आगे लॉस वॉस में काम आएंगे, लॉस भी तो बुक करना है ना। ठीक है, फर्नीचर फिक्सचर की बात करते हैं। और कोई पॉइंट है फर्नीचर फिक्सचर से रिलेटेड? पहला पॉइंट तो व्हीकल का है, फिर लैंड का है, तो फर्नीचर फिक्सचर का इतना ही है ना। फर्नीचर फिक्सचर पे इन्होंने 5,000 का डेप्रीसिएशन लगाया है। लेजर ये देखिए आप, फिगर्स क्या गिवन है फर्नीचर फिक्सचर्स की, 44,000, 48,000, ये तो बढ़ रहा है। ठीक है, 44,000, 48,000 डेप्रीसिएशन लगाए तो कम होना चाहिए था। ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बैलेंस BD 44,000 बाय बैलेंस CD 48,000। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमने लगाया कितने का, 5,000 का। डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो असेट की वैल्यू कम होगी, बाय डेप्रीसिएशन 5,000 रुपये, तो ये 53,000 हो गया। यहाँ पर भी 53 आएगा, तो ये हो गया 9,000 का परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कहाँ कौन सी चीज़ जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, पेमेंट करी 9,000 की तो ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, आपने परचेज करी है ना, इन्वेस्टिंग से माइनस होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और कौन सी एसेट है इनके यहाँ, व्हीकल सॉरी, व्हीकल का तो पहला पॉइंट भी है। व्हीकल साल के शुरू में 28, फिर साल के एंड में 22। साल के शुरू में 28, फिर साल के एंड में 22,000। असेट है ना तो इसलिए डेबिट बैलेंस होगा, आपको मालूम ही है, टू बैलेंस BD बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, क्या कहता है, व्हीकल पर डेप्रीसिएशन कितना लगा, 2,200 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर। तो 2,200 का डेप्रीसिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर। और क्या बातें बताई, और बताया वन ऑफ द व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000। कोई नई परचेजेस नहीं करी और एक व्हीकल 3,000 का बेच दिया। था कितने का वो नहीं बताया, बस एक व्हीकल 3,000 में बेच दिया। तो बाय बैंक अकाउंट 3,000 रुपये आए होंगे, बट था कितने का वो नहीं बताया। तो यहाँ पर 28 है और यहाँ पर कम है, तो ये भी 28 ही होगा। अब 28,000 माइनस ये हो गया 22,000 माइनस 5,200, तो डिफरेंस आ रहा है 800 रुपये का। इसका मतलब ये डिफरेंस किस चीज़ का है,
ये लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये लॉस ऑन सेल हो गया जो मिसिंग था, मिसिंग फिगर निकाल दी हमने। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस होगा, सेल करी इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, पैसा आ रहा है। लॉस ऑन सेल है, ये क्या होगा, ऑपरेटिंग में प्लस होगा, स्टेप 2 में नॉन कैश आइटम है ना। ठीक है, वहीकल हो गया, फर्नीचर फिक्सचर वहीकल हो गया। अब फिर एक लैंड की बात बता रखी है, हाथ के हाथ लैंड का भी बना ही लेते हैं। लैंड के लिए क्या बोलता है कि कुछ लैंड इन्होंने बेचा और कुछ को रीवैल्यू कर कर कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। ठीक, तो लैंड का लेजर बना लेते हैं। फिर देखिए, लैंड पहले कितना था साल के शुरू में, 6 लाख, फिर 5,75,000, 6 लाख, फिर 5,75,000। ये है टू बैलेंस BD, फिर बाय बैलेंस कैरेट। कहता है अ पार्ट ऑफ टोटल लैंड वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000, जिसकी कॉस्ट 1 लाख थी। 1 लाख वाली चीज 1,25 में बिक गई, तो एक वाली चीज 1,25 में बिकी, 25,000 का प्रॉफिट आया होगा। बाय बैंक अकाउंट कितने में बिकी, 1,25, प्रॉफिट आएगा तो डेबिट साइड पे लिखना होता है टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, 25,000 रुपये। ठीक है, प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस लैंड। ठीक है, बैलेंस लैंड को उन्होंने रीवैल्यू करा और कैपिटल रिजर्व में उसका प्रॉफिट डाल दिया रीवैल्यूएशन का। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में आ कितनी रही है फिगर, 75,000। ठीक है, दिस कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, तो टू कैपिटल रिजर्व 75,000। अब एक बार मैच कर देख लेते हैं। ये आ रहा है 7 लाख और इधर भी आ रहा है 7 लाख। ठीक है, ये मैच कर रही है और कोई डिफरेंस नहीं है। आई बात समझ में, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, मतलब ये क्या होगा, ऑपरेटिंग में माइनस होता है, स्टेप 4 होता है ना ये, लेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सच एज इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा है, कहीं नहीं जाएगा, P&L तो हिट ही नहीं करा ना। सेल हुई है लैंड की, ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी चीज़ें आप लोगों को। आइए अब हम इनको पुट करना शुरू करें। ठीक है, और तो कोई नहीं बनाने की जरूरत पड़ रही। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट बिका था, वह सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। चाहो तो इसका भी बना लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। असेट है ये भी, इसका भी बैलेंस डेबिट ही होगा। इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, साल के शुरू में 1,10 की, फिर 60,000 की, 1,10 और 60,000। क्या कहता है, प्रॉफिट हुआ है सेल पर टू SPL, प्रॉफिट ऑन सेल 8,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहां आ रहा है 1,18,000, यहां पर भी आएगा 1,18,000। क्या आएगी बैलेंसिंग फिगर, ऑब्वियसली जो सेल की फिगर होगी कि बिका कितने में वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 118 माइनस 60, ये फिगर आ गई 58,000। इसका मतलब बेचा कितने का है, 58,000 का। क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाते, प्रॉफिट क्या होगा, इन ऑपरेटिंग में माइनस होगा, सेल करा है इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। क्लियर हुई ये वाली बात। आइए पुट करना शुरू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन, अब इतने सारे लेजर्स एक साथ बना लिए जिससे कि आगे दिक्कत ना आए, अब क्वेश्चन आराम से होता चला जाएगा अपना। डेप्रिसिएशन ऑन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर कितना है, 5,000, व्हीकल पर है 2,200, 5,200। ठीक है, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल।
और तो कोई असेट गिवन नहीं है जिस पर डेप्रिसिएशन लग रहा हो। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ के बाद क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो लॉस ऑन सेल हो रही थी, लॉस ऑन सेल, हाँ, व्हीकल की सेल पे लॉस हुई है 800 रुपए की, करिए लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल 800 रुपए। और किसी पे लॉस आ रहा है नहीं, और किसी पे लॉस नहीं आ रहा। तो डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, ठीक है, लॉस ऑन सेल। कोई इंटेंजिबल एसेट राइट ऑफ हो रही हो, चेक करिए। गुडविल साल के शुरू में 28 थी, साल के एंड में 15 है, 28 से 15 हो गई, तो मतलब ये 13,000 का रिटर्न ऑफ हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ 13,000 रुपए, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल, ठीक है, ये सारी चीजें लिख ली। आइए अब क्या है, एड नॉन कैश के बाद क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, मतलब इंटरेस्ट पेड और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना इंटरेस्ट दिया, कह रहे हाफ ईयरली इंटरेस्ट देकर डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। 8% डिबेंचर्स है 3 लाख के, 24,000 हो गया पूरे साल का, और 12,000 रुपये हो गया आधे साल का, तो 12,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेस करेंगे, लेस बात, पहले ये सारी फिगर्स उसमें डाल देते हैं। कितना हो गया ये, 5,000 प्लस 2,200 प्लस 800 प्लस 13,000 प्लस 12,000, 33,000 ये ऐड होंगी, लेस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन सी, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। तो देखते हैं इंटरेस्ट डिविडेंड कोई रिसीव हो रहा है, हाँ, 8 पॉइंट में इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है 6,500 का इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट तो कई सारे थे शायद, लैंड पर भी प्रॉफिट हुआ था, कितने का, 25,000 का, 25,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिर प्रॉफिट हुआ था कितने का, 8,000 का, ठीक है, ये 8,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और तो कुछ गिवन नहीं है इसमें। यार 39,500, तो 39,500 माइनस के, ये सब करके हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ये निकल जाएगा 39, ठीक है। पहले है 92,000 प्लस 33,000 माइनस 39,500, तो ये आ गया 85,500। 85,500 हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब लिखते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इसमें ऐड क्या करना होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। कौन से करंट एसेट, कौन सी करंट लाइबिलिटी, कैश इन कैश इक्विवेलेंट हटाने हैं, मतलब वो नहीं लेने हैं, और ऐसे करंट एसेट करंट लाइबिलिटी जो आप कहीं और लेके जा रहे हो वो भी नहीं लिखने हैं इसमें, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग ना हो वो भी नहीं लिखने हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना है। आइए चलते हैं, एक काम करें, पहले लिख ले कौन से करंट एसेट है, कौन सी करंट लाइबिलिटी, उसके आगे सबसे पहला आपको करंट एसेट क्या नजर आ रहा है, स्टॉक इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है तो कैश बैंक भी, बट लिखेंगे नहीं, आपको मालूम ही है। लाइबिलिटी में बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिटर्स फॉर इक्विपमेंट, इसका मतलब ऑफिस इक्विपमेंट जो खरीदा है ना ये इन्होंने 21,000 का, इसकी पूरी पेमेंट नहीं करी, क्रेडिटर बन गए इक्विपमेंट के। तो ये तो जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लिख रहे होंगे तब ध्यान रखना है, पूरी पेमेंट माइनस नहीं करनी, पैसे गए ही नहीं, कैश आउटफ्लो उतना नहीं हुआ, बट ये ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी नहीं है,
इसको नहीं लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी, बट उसको कहीं और ट्रीट करते हैं इसलिए नहीं लेंगे। ठीक है, आइए तो हम देखते हैं। हम डिक्रीज इन करंट असेट, करंट असेट में कोई डिक्रीज स्टॉक इन हैंड में नहीं हो रहा, बिल रिसीवेबल में नहीं हो रहा, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं कितने के, 6,000 रुपये के। ठीक है, तो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 6,000 रुपये। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, कोई करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, हाँ, ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए 4,000 से, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,000 रुपये, हाँ 4,000 रुपये। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसमें भी इंक्रीज हो रहा है कितने का, 1,500 रुपये का। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 रुपये का। ठीक है, ये तो सारे ऐड वाले हो गए। लेस वाले, उसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये इसमें हम माइनस कर देंगे। क्या क्या है वो जो बच गए, वो सब है। स्टॉक इन हैंड 88 से 96 हो गया, ये इंक्रीज है, कितने का इंक्रीज है, 8,000 का। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000 रुपये का इंक्रीज है, माइनस कर दीजिए। और बिल्स रिसीवेबल कितने का इंक्रीज है, 18,150 माइनस 14,500, 3650 का इंक्रीज है, 3650 इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल, माइनस कर दीजिए। और ट्रेड रिसीवेबल तो हो ही गया। बिल पेबल, अब ये कोई डिक्रीज हो रहा है बिल्स पेबल में, हाँ 2,000 रुपये का डिक्रीज है, डिक्रीज इन बिल्स पेबल। और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में तो इंक्रीज है और इसमें भी इंक्रीज था। ठीक है, हो गई ना 6 आइटम्स। टोटल करके देखिए, 11,500 ऊपर है, माइनस 8,000, माइनस 3650, माइनस 2,000, 2150 माइनस में आ रहे हैं, 2150 माइनस में आ रहे हैं। ऊपर है 85,500 और 2150 माइनस के, तो 83,350, 83,350। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का, लेस टैक्स पेड, टैक्स कितना पे करा वो माइनस कर दीजिए। टैक्स के लिए आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बनाया था, 9,000 रुपये है उसमें, माइनस कर दीजिए 9,000 रुपये। ठीक है, 9,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 74,350, 74,350। इसको क्या बोलेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, 74,350। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हो रहा है वो निकालते हैं अब हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए जो लेजर बनाया पहले उन्हीं को ही देख लेते हैं, है ना, वो तो खत्म हो। फर्नीचर फिक्सचर सेल हुई, ये परचेज हुई है 9,000 रुपये की। ठीक है, 9,000 रुपये परचेज ऑफ फर्नीचर। और व्हीकल सेल हुई है 3,000 रुपये की, 3,000 सेल ऑफ व्हीकल। और लैंड में सेल हुई है 1,25 की, 1,25,000 रुपये की सेल हुई है, सेल ऑफ लैंड। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेल हुई है 58,000 की, 58,000 सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नीचे तो लेजर इतने ही थे, ऊपर देख लेते कोई और एसेट छूटा हुआ है क्या। ऊपर से चलिए, लैंड हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, व्हीकल हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा तो 21,000 का है, लेकिन आपने 10,500 तो अभी ड्यू रखे हैं उसके,
मतलब आधे ड्यू रखे, आधी पेमेंट कर दी होगी, तो 10,500 की पेमेंट कर दी। परचेज ऑफ, क्या है ये, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अब कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड है तो वो देख लेते हैं। वैसे क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि पूरी सेल आ गई ना, पूरी सेल की फिगर आ गई तो उसमें प्रॉफिट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है। एक इंटरेस्ट रिसीव हमने यहां पर लिखा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6500, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हमने ऑपरेटिंग से माइनस किया था, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग है तो यहां पर इसको ऐड कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आइए अब इसका टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है, 9,000 प्लस 10,500, ये माइनस में, बाकी सब प्लस में। 5,000, 58,000, 6,500, तो ये आ गया 1,73,000। 1,73,000 प्लस में इसको क्या बोलेंगे हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इतना कैश फ्लो है। नेक्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ, आइए उसको निकालना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लाइबिलिटी साइड में इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख से 6,80,000 हो गए। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है कितने का, 1,80 का, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,80,000 रुपए। जनरल रिजर्व, P&L, कैपिटल, डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो रहा है 3 लाख का, ठीक है, पैसे जाएंगे हमारे, रिडम्पशन है क्योंकि, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पैसे चले गए तो हमने आउटफ्लो है माइनस में लिख दिया। लोन फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू, 15,000 रुपए का लोन रीपे करा है, ठीक है, तो लोन रीपेड, इसमें भी पैसे जाएंगे, ठीक है, लोन रीपेड। और कुछ चेक करिए, और कुछ है क्या, कोई और लाइबिलिटी नहीं दे रखी। हाँ, अब इसके बाद इंटरेस्ट डिविडेंड पेड चेक करिए। वर्किंग नोट 1 में हमने इंटरेस्ट डिविडेंड पेड लिखा था ना, इंटरिम डिविडेंड 5,000 का है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग था इसलिए वहां से हटाया था, तो इंटरिम डिविडेंड कितने का, 5,000 का, माइनस करिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट इन्होंने कितना पे किया है, आपने नॉन ऑपरेटिंग में ऐड किया था ना, नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000 का, तो ये 12,000 रुपये माइनस कर दिए, ठीक है। देख लेते हैं, 1,80 ही प्लस में है, बाकी तो सब कुछ 3 लाख, 15,000, 5,000 और 12,000, तो ये आ गया 1,52,000, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है ये, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये तीनों मिलाकर होगा नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, A प्लस B प्लस C, तो 173 प्लस 74,350, तीनों के रिजल्ट्स, तो ये 95,350, 95,350, इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, कहाँ है, 34,500, ठीक है, 34,500 ऐड कर देंगे हम, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या था, 34,500, 34,500 जब हम ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आना चाहिए 129,850, जो आपकी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उससे मैच कर रहा है, ठीक है, 1,29,850। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ऑल्दो इसमें आपसे पूछा नहीं था, आपसे तो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा था, बट ये करने से आपको पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे करना है। नवंबर 2019 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालना था, आइए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज पर AS3
ऑफ मैसर शुभम, शुभम है वैसे, शुभम नहीं है, क्रिएटिव लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अमाउंट गिवन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं स्टेटमेंट, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम किससे निकालनी है हमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सब रुपीस में है तो रुपीस, अमाउंट रुपीस, ठीक है। एक एक कर देखते जाओ। मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो सबसे सिंपल होती है। मशीन एक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू, 2 लाख रुपए की मशीन एक्वायर की, लेकिन बदले में शेयर्स इशू करे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कैश फ्लो, कैश का तो फ्लो ही नहीं हुआ इसमें, ठीक है। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीन इन अर्थक्वेक, मशीन का लॉस हुआ था अर्थक्वेक में, उसका क्लेम मिला है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट आपको पता होगा ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना। इसको लास्ट में दिखाएंगे, हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट्स, अपनी एसोसिएट्स को, सब्सिडरी कंपनी वगैरह को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन लेना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आपके पास पैसे ज्यादा थे, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिए इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट 5 लाख, अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट्स। अच्छा, पैसा आएगा या जाएगा इसमें, पैसा जाएगा तो माइनस में आएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। ये हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट कंपनी, अब उस एसोसिएट कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है 70,000 का, तो 70,000 इंटरेस्ट फ्रॉम एसोसिएट, पैसा आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट मेड 52,600, देखिए डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव्ड, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कंफ्यूज करने के लिए आपको कह रहा है प्री एक्विजिशन है। अब इसका इंपैक्ट तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे पड़ता है कि अगर एक्विजिशन से पहले का डिविडेंड है तो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस करोगे आप, ठीक है, केवल दिखाने के लिए इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से। अब आपने देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की खरीदी थी तो पहले इन्वेस्टमेंट खरीदी 100 रुपए की, माइनस कर लिया था कैश फ्लो में, अब उस पर डिविडेंड मिल गया तो 30 रुपए हम प्लस करवा रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली -100 और +30 तो -70 ही तो गए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आपको ये प्री एक्विजिशन लग रहा है कि ये तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से माइनस होता है तो ठीक है, अल्टीमेटली फिर इन्वेस्टमेंट -70 जाती, बट हमने तो पूरी 100 लिख दी थी, इसलिए अब बाद में डिविडेंड मिल रहा है प्री एक्विजिशन का, तो हम कर क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से इफेक्टिवली माइनस कर रहे हैं। तो डिविडेंड रिसीव चाहे प्री एक्विजिशन हो पोस्ट एक्विजिशन हो, जाएगा तो इन्वेस्टिंग में ही, ठीक है। और आपको जो वो लग रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक है, तो वो भी आपको मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 52,600, तो ये भी प्लस में हो गया। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर होल्डर्स को, ये तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। टर्म लोन रीपेड, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ 73,800, लेकिन ब्रैकेट में क्या बोला, टीडीएस ऑफ 8200 वॉज डिडक्टेड ऑन द अबव इंटरेस्ट, फिर टीडीएस काटा गया था। हमें रिसीव कितने हुई फिगर 73,800 और टीडीएस काटा सामने वाले ने 8200। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस डिडक्टेड या टीडीएस रिकवरेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना होगा दोनों को मिलाकर, बैंक में कितना पहुंचा 73,800 और टीडीएस कितना कटा 8200। तो जो आप इंटरेस्ट उठाओगे पीएनएल से वो तो ग्रॉस फिगर उठा लोगे, बट वो ग्रॉस फिगर तो गलत है क्योंकि उसमें टीडीएस कटा हुआ है। तो इफेक्टिवली जाना तो कितना चाहिए, कैश फ्लो तो 73,800 है तो इतना ही जाना चाहिए, बट प्रेजेंटेशन के लिए क्या दिखाया जाता है, ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो कितना होगा 73,800 प्लस 8200, ठीक है। 73,800 प्लस 8200 पूरा दिखा देंगे 82,000, लेकिन इस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ था ऑन अबव इंटरेस्ट, वो माइनस कर लो,
ठीक है, 8200, 10% देखो हो गया ना, 10% काटा था सामने वाले ने, तो इफेक्टिवली तो 73,800 ही गया। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 1 दिसंबर 2018 विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर रिडीमेबल है, ये तो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में आ गए फिर। ठीक है, एक्वायर करने से 3 महीने के अंदर आप उसको, ठीक है, रिलीज हो जाएंगे, तो फिर वो क्या है, कैश इक्विवेलेंट। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचा उसकी बुक्स में वैल्यू 90,000 थी, वैसे लॉस में बिका है। ठीक है, तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने में बिका होगा, 90,000 बुक्स में वैल्यू थी, 9600 के लॉस पर बिका है। 90,000 वैल्यू थी, 9600 के लॉस में बिका है, तो ये बिका है 80,400 का। 80,400 आपको मिले होंगे, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, आइए अब हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। 70,000 प्लस में है, फिर 52,600 है प्लस में, 82,000, 80,400 और माइनस में क्या है 5 लाख और 8200, तो ये आ रहा है 223,200। ठीक है, माइनस में आ रहा है। अब इसको बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले। अभी हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, अभी हमने ऊपर देखी थी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीन इन अर्थक्वेक 55,000 का। ठीक है, ये प्लस कर दीजिए, क्या है ये, क्लेम फॉर मशीन लॉस्ट इन अर्थक्वेक। ठीक है, लास्ट में दिखाया जाता है ये 223,200 माइनस 55,000, 223,200 माइनस 55,000, ये आ रहा है 1,68,200। 1,68,200 माइनस में इसको बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमने ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर कर देखे। आपको कोई और कंसेप्ट रिकॉल करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिसमें प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप चाहते हो कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे। थैंक यू सो मच।